स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो कक्षा 7 की गणित में देखेंगे अभ्यास 6C। अभ्यास 6C जो एक्सरसाइज है वो रेखीय समीकरणों के वार्षिक प्रश्नों पर आधारित है। रेखीय समीकरणों के वार्षिक प्रश्नों पर आधारित है। इसमें जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो संख्या संबंधी, आयु संबंधी, ज्यामिति संबंधी या फिर समय, दूरी और चाल संबंधी या इसके अलावा अन्य प्रश्न भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। यानी कि एक प्रश्न दिया गया है, उसके 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे बीजगणित के प्रश्नों में यानी कि रेखीय समीकरण यानी कि अगर भाषा का सवाल है तो उसको जिस प्रकार से हम पढ़ेंगे उतना कार्य करते जाएंगे साथ में, तो कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर दिया गया पहला ए वाला पार्ट है, किसी संख्या, यहाँ पर मानने की जरूरत नहीं है किसी संख्या, क्योंकि किसी संख्या यानी कि हमको दी गई है x। तो किसी संख्या x और 7 का गुणनफल, तो x और 7 का गुणनफल कहता है, तो ये हमने लिखा x और ये लिखा 7 और इसका क्या किया गुणनफल यानी कि गुणा का निशान लगाया। x और 7 का गुणनफल हो गया और गुणनफल 28 है यानी कि बराबर में क्या होगा 28। सबसे पहले जो प्रश्न दिया होगा हमको बनानी पड़ेगी समीकरण, ये आपकी समीकरण है। तो वह संख्या है तो हमको संख्या बतानी है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे x के साथ गुणे में है 7 और ये गुणे में है, संख्या एक तरफ जाएंगी तो ये गुणे वाला पद जो है उधर भाग में चला जाएगा। तो इधर से क्या बचेगा x बराबर 28 पहले से दिया है। अब ये गुणे में 7 दिया है तो भाग में 7 चला जाएगा, तो ये भाग में 7 हुआ। तो इसको सरल करेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/1, एक नीचे लिखा नहीं जाता है, तो x का जो मान आएगा वो आएगा 4। तो वह संख्या भी वो संख्या हमसे पूछता था, तो वो संख्या हमारी कौन सी होगी 4। तो क्वेश्चन नंबर जो ए है इसका विकल्प जो सही है वो तीसरा, क्योंकि इसी के सामने 4 है तो ये विकल्प पर सही का निशान लगा लेंगे। बी वाला प्रश्न देखेंगे, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर, तो यहाँ तक की पढ़ा, यहाँ तक की कर लेंगे। किसी संख्या x, ये हमने लिखा x में 5 से क्या दिया भाग, यानी कि x/5 हो जाएगा। इसका मतलब भाग है, बटे का मतलब भाग ही होता है। तो x में 5 से भाग देने पर भागफल यानी कि जो आंसर आता है वो कितना आता है 7 आता है। तो यहाँ पर भी समीकरण को हल कर लेंगे, x का मान निकल आएगा। तो x के साथ में भाग में है 5, तो भाग में है, जब संख्या एक तरफ करेंगे तो ये गुणे में जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 पहले से इधर था, तो ये भाग में था, इधर गुणे में चला जाएगा। गुणे में क्या आ जाएगा 5, तो x का जो मान निकल के आएगा 7 × 5 7 × 5 क्या हो जाएगा 35। तो यहाँ पर देखेंगे बी वाले पार्ट में 35 कहाँ पर है, तो बी का तीसरा पार्ट सही हो जाएगा। सी वाला पार्ट देखेंगे, यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जानिएगा कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। विषम संख्या, वो भी क्रमागत विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, जो क्रम से आए तथा विषम भी हो। विषम का मतलब जो 2 से ना कटे। तो क्रमागत विषम संख्या जो होती है 1 से चालू होगी, 1 फिर 3 5 7 9 ऐसे डैश अनंत तक की ये विषम संख्या होती है। जो संख्या होंगी वो 2 से नहीं कटेंगी। विषम संख्या वही होती है जो 2 से ना कटे। तो 2 क्रमागत विषम संख्या यानी कि यदि एक विषम संख्या ये दी गई है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हमने ये विषम संख्याएं देखी। तो विषम संख्या कैसे निकलेगी आगे वाली ये देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 1 से आगे क्या हुआ 3, तो इसमें क्या किया गया +2 जोड़ा गया, यानी कि 2 जोड़ा गया। 3 में फिर से 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। इसी प्रकार से कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी विषम संख्या है अगर उसके आगे की विषम संख्या निकालनी है तो हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि एक विषम संख्या 2x + 1 दिया गया है, यानी कि एक विषम संख्या 2x + क्या दिया गया है 1 दिया गया है, और इसकी अगर दूसरी क्रमागत विषम संख्या निकालनी है तो इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा 2। तो ब्रैकेट हटेगा
तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो सजाती पद होंगे वो जुड़ जाएंगे, x वाला एक ही पद है तो ये तो ऐसे ही रहेगा। सजाती पद अंक अंक ये जुड़ जाएगा, दोनों पद प्लस के हैं तो जुड़ेगा तो 2 1 हो जाएगा 3, दोनों पद प्लस के हैं तो आंसर भी काहे का आएगा प्लस का आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 2x प्लस 3 होगा। तो सी वाले का दूसरा विकल्प सही होगा। तो क्रमागत विषम संख्या निकालने के लिए हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है पूरा। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरण के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, यानी कि दिखाया गया है। ये गणितीय कथन है, इसका ये रेखीय समीकरण है और कहता है सही समीकरणों को छाटिए। तो इसमें कौन सा सही है वो हमको छाटना है, या सही कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पर हम आपको बताएं सही गलत के जो प्रश्न होते हैं, अगर कथन में जैसा कहता है और समीकरण अगर वैसी ही हो जाए तो कथन होगा सही। अगर जैसा समीकरण कहता है यानी कि गणितीय कथन कहता है और वैसा अगर समीकरण नहीं बनता है तो कथन हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर देखिएगा, कहता है किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर जो है वो 7 है। किसी धनात्मक संख्या हमको नहीं मालूम है तो कोई भी जो धनात्मक संख्या लेंगे वो हम मानेंगे x। किसी धनात्मक संख्या के 2/3 का मतलब होता है 2/3 और 1/3 का मतलब होता है 1/3 और इनका जो अंतर है वो कितना है 7 है। तो यहाँ पर देखिएगा ये सही होगा या गलत होगा। तो इसको हम समीकरण बनाते हैं। कहता है किसी धनात्मक संख्या का 2/3, धनात्मक संख्या हमने x मानी और x का 2/3 का मतलब हो जाएगा x का मतलब गुणा और 2/3 का मतलब हो जाएगा 2/3। किसी धनात्मक संख्या यानी कि x का 2/3 तो का मतलब गुणा, तो x का 2/3 2/3 हो जाएगा। और 1/3 में अंतर कहता है, और किसमें 1/3 में 1/3 कैसे निकलेगा, जो हमारी संख्या होगी यानी कि x का 1/3 यानी कि ये जो किसी धनात्मक संख्या के 2/3 ये 2/3 हुआ और 1/3 उसी संख्या का ये हुआ। और कहता है में अंतर 7 है तो बीच में लगेगा माइनस का निशान और इसका अंतर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे थोड़ा सा। x गुणे 2/3 की गुणा जब करवाएंगे, x की गुणा 2/3 से करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2/3x माइनस x की गुणा 1/3 से करवाएंगे तो 1/3x होगा और बराबर क्या होगा 7। अब ये समीकरण देखिएगा जो बनी है और ये समीकरण देखिएगा, इसमें लिखा है पहले सबसे पहले 2/3x और यहाँ पे 1/3x, फिर -1/3x है, -2/3x है। यानी कि ये जो क्रम दिया गया है ये आगे पीछे हुआ है। यानी कि कथन जैसा, यानी कि गणितीय कथन जैसा कह रहा था वैसी समीकरण नहीं बन रही है। अगर बन जाती ना तो ये सत्य होता, और ये जब नहीं बन रही है तो ये कथन जो होगा वो हमारा हो जाएगा गलत। ये कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि समीकरण ये हमारी बनेगी सही से 2/3x माइनस 1/3x बराबर 7। बी वाला, यदि 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है तो कहता है क्या इसकी समीकरण यही बनेगी। तो बना के देखते हैं हम, इसको देखेंगे नहीं कि ये ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी। तो किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल, अच्छा क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, क्रमागत संख्या का मतलब है जो क्रम से आए, जैसे 1 2 3 4 ये क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हमको 2 क्रमागत संख्याएं नहीं दी गई हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहली जो क्रमागत संख्या मानेंगे वो मानेंगे हम x, यानी कि एक हमारा ये क्रमागत संख्या में एक संख्या हमने पहली x मान ली। और जो दूसरी क्रमागत संख्या होगी वो कैसे होगी, क्रमागत संख्या जैसे ये होती है हमारी 1 2 3 4 ये क्रम से संख्या यानी कि क्रमागत संख्या है। तो जैसे यहाँ पर हमको 1 मालूम है, 1 क्रमागत संख्या है तो इसकी क्रमागत संख्या अगली क्या होगी 2 होगी, 2 की क्या होगी 3, यानी कि 1 1 जोड़ा जाएगा, 1 1 क्या किया जाएगा जोड़ा जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमने x लिखा, तो दूसरी जब क्रमागत संख्या लेंगे तो x में हम 1 जोड़ेंगे, x प्लस 1 यानी कि ये हमारी दूसरी क्रमागत संख्या होगी। एक क्रमागत संख्या ये हुई, दूसरी क्रमागत संख्या ये हुई। अब गणितीय कथन क्या कहता है देखिएगा,
किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का, ये दो क्रमागत संख्या हो गई, का योगफल 27 है। तो इन दोनों का योगफल यानी कि जोड़ेंगे और बराबर हमको क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। तो ये समीकरण बनेगी। तो यहां पर देखिएगा x प्लस 1 बराबर क्या हुआ, 27, यानी कि जैसा गणितीय कथन कह रहा था बिल्कुल समीकरण वैसे ही बनी है। तो ये कथन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी वाला पार्ट देखेंगे, किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। हमको कोई संख्या नहीं मालूम है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर y माना गया है, तो यहाँ पर हम y ही मान लेंगे, x नहीं मानेंगे। कथन के हिसाब से इसमें y दिया गया है, तो किसी संख्या के दूने, तो यहाँ पर हमने कोई संख्या मानी y, और किसी संख्या y हो गई तो y का दूना, यानी कि y का दूना, y गुणे दूना का मतलब 2 से गुणा, y की 2 से गुणा होगी। और दूने में 8 जोड़ने पर, तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे। 8 जोड़ने पर योगफल 50 है, तो 8 जोड़ने पर, और जब जोड़ने पर तो इसका योगफल बराबर कितना होगा, 50 होगा। योगफल कितना होगा, 50। तो किसी संख्या के दूने में y संख्या मानी, इसका दूना किया, 8 जोड़ने पर 8 जोड़ दिया, योगफल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि जोड़ तो पहले चुके हैं, तो वही हमारा योगफल भी यही होगा। तो इसको जब हल करेंगे तो ये क्या बनेगा, y और 2 की जो गुणा होगी वो होगी 2y, और प्लस क्या हो जाएगा 8, और बराबर क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ पर भी देखिएगा 2y प्लस 8 बराबर 50, 2y प्लस 8 बराबर 50, यानी कि जैसा गणितीय कथन कह रहा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी वाला, किसी संख्या के 2/3, हमको संख्या नहीं मालूम है, यहाँ पर x लिया गया है तो यहाँ पर हम x ही संख्या मानेंगे। किसी संख्या के 2/3, तो ये हमने संख्या मानी x, किसी संख्या x हो गई का 2/3, तो का मतलब गुणा 2/3 का मतलब होता है 2/3 में। अब इसमें 17 जोड़ने पर, तो इसमें हमने किया प्लस 17 जोड़ने पर योगफल, यानी कि इन दोनों का जो योगफल, जोड़ने और योगफल का एक ही मतलब होता है, तो जोड़ने पर योगफल यानी कि इन दोनों का आंसर कितना प्राप्त होता है, 19 प्राप्त होता है। अब अगर ये समीकरण इसमें से मैच कर रही है तभी तो कथन सही होगा। तो यहाँ पर इसको जब इसको हल कर लेंगे थोड़ा सा, x और 2x की गुणा 2/3 के साथ जब करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/3x। x ऊपर हो सकता है या बीच में हो सकता है, इस प्रश्न में यहाँ पर बीच में लिखा था, कोई समस्या नहीं है। या ये ऊपर लिखा गया तो ऊपर या बीच में कहीं पर भी लिख सकते हो, 2/3x। तो 2/3x हुआ, प्लस क्या हुआ 17 हुआ, बराबर क्या हुआ 19। तो ये हमारी बनी समीकरण, जो कि दिखने में बिल्कुल कैसी है, डी वाला जो गणितीय कथन दिया गया है उसी के बिल्कुल समान है। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 2 पूरा। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। से कितना अधिक है, 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको संख्या नहीं मालूम है, तो जो चीज़ हमसे पूछी जाएगी प्रश्न में वही माना जाएगा। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम माना, क्या माना, माना वह संख्या बराबर, माना वह संख्या बराबर, संख्या क्या मानेंगे, x y z कोई भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर माना वह संख्या बराबर x। अब मानने के बाद जो प्रश्न में कहता है, प्रश्न के हिसाब से बनाएंगे हम समीकरण। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है प्रश्न के हिसाब से जो समीकरण बनेगी वो बनाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक संख्या का 1/2। तो एक संख्या हमारी कौन सी थी, हमने वह संख्या मानी है x। तो एक संख्या का 1/2, तो एक संख्या की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा x का 1/2। तो इसका मतलब हो जाएगा x गुणे 1/2। एक संख्या का 1/2 यानी कि x का 1/2, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो x गुणे 1/2। और उसी संख्या के 1/4, उसी संख्या कौन सी थी हमारी, x ही थी, और उसी संख्या का 1/4 यानी कि x का मतलब गुणा, और ये क्या हो जाएगा 1/4।
और उससे 15 अधिक है, 1/4 से क्या अधिक है, 15 अधिक है, तो इसी में हम प्लस कर देंगे 15, क्योंकि उसी संख्या के 1/4 यानी कि इस वाली संख्या से 15 क्या है, अधिक है, तो इसमें हम 15 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और वो संख्या बतानी है। अच्छा, समीकरण जब बनता है तो बराबर का निशान तो कहीं पर लगता ही है, तो जहाँ पर ये छूटा है यहाँ पर लगाएंगे हम बराबर का निशान। एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, एक संख्या का 1/2 यानी कि x का 1/2 और उसी संख्या के 1/4 x का 1/4 से 15 अधिक है, तो ये 15 अधिक हुआ। और अधिक कौन है, कामा से अलग होता है, यानी कि उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, कौन है, एक संख्या का 1/2, तो एक x का 1/2 के बाद बराबर का निशान लगेगा। अब इसको हल करेंगे तो ये x और 1 की गुणा हो जाएगी, x और 1 की गुणा, क्योंकि जब इसको भिन्न बनाएंगे तो नीचे 1 होगा, तो नीचे नीचे गुणा होगी, ऊपर ऊपर गुणा होगी, तो 1 और x की गुणा जो होगी वो होगी हमारी केवल और केवल x, क्योंकि जो हमारा अचर होता है एक गुप्त वाला वो लिखा नहीं जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा x/2 और बराबर क्या होगा, x गुणे 1/4 है, तो ये भी ऊपर से गुणा हो गया, यानी कि ये हो जाएगा x/4 और प्लस क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ पर जो हमारे सजाती पद हैं यानी कि x वाले पद हैं वो एक तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हमने x/2, ये पद जो है प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा x/4 और बराबर उधर तो प्लस का 15 था तो 15 प्लस का ही रहेगा, क्योंकि जब बाएं पक्ष से कोई पद दाएं पक्ष में जाता है तो वो बदलता है। अगर ये जैसे 15 तो इधर अपना साइड में ही रहा, दाएं पक्ष में था तो दाएं पक्ष में ही है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल ये जो दाएं पक्ष में था ये बाएं पक्ष में गया है तब परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर ये हमारी भिन्न है, तो भिन्न को हर बराबर करके ही हल कर सकते हैं, तो 2 और 4 का लासा लेंगे, 2 और 4 का जो लासा होगा वो होगा 4। जब 4 लासा होगा तो नीचे वाले को करना पड़ेगा 4, तो यहाँ पर हमारे पास था x/2। अब 2 को 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 2 से गुणा करवाना पड़ेगा, तो हमने 2 से गुणा करवाई, माइनस ये x/4, ये तो पहले से 4 है तो इसमें हमको कुछ नहीं करवाना पड़ेगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 15। अब इसको हम हल करेंगे तो x और 2 की गुणा जो होगी वो होगी 2x बटे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस और ये x बटे क्या हो जाएगा 4 और बराबर क्या होगा 15। जब हर बराबर हो गए हैं तो खींचेंगे हम बड़ी सी लाइन, ये हमने लाइन खींची और नीचे क्या लिखेंगे 4, इधर क्या होगा हमारा 2x माइनस x, 2x माइनस x और बटे में क्या होगा 4 और बराबर क्या होगा 15। तो इसको हल करेंगे, 2x में से x जाएगा, ये यहाँ पर 2 है, गुप्त वाला अचर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे 1 होगा, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा और 1 लिखा नहीं जाएगा गुप्त अचर, तो यहाँ से हमारा केवल बचेगा x/4 और बराबर क्या बचेगा 15। अंक अंक एक तरफ, ये अंक भाग में x के साथ ये भाग में है उधर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो x बराबर 15 गुणे 4, 15 गुणे 4, तो x का जो मान आएगा 15 चक्कू कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। x का मान कितना आया 60, तो यहाँ पर माना हुआ संख्या हमने x मानी थी, तो ये जो x का मान 60 आया है यही हमारी संख्या है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः वह संख्या बराबर, अतः वह संख्या कौन सी होगी, अतः वह संख्या बराबर कितनी होगी 60 होगी। जो संख्या यानी कि जो हमारी 60 होगी का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो वो संख्या होगी हमारी 60। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, बड़ी है का मतलब होता है प्लस, कम होती तो माइनस होता, तो एक संख्या, हमको एक संख्या नहीं मालूम है, 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए जो हमको संख्या नहीं मालूम है, तो माना वह संख्या बराबर x। तो जो चीज़ नहीं मालूम होती है बीजगणित के प्रश्नों में वही माना जाता है, तो माना वह संख्या बराबर x, माना वह संख्या हमने कितनी मान ली x मान ली। अब प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के हिसाब से जो समीकरण बनेगी वो बनाएंगे।
प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि एक संख्या हमको नहीं मालूम थी, वो हमने x मानी थी, तो यहाँ पर हो जाएगा x। एक संख्या जो है 7 से 4 बड़ी है, यानी कि 7 से 4 बड़ी है का मतलब 7 से 4 बड़ी है का मतलब 7 ये लिखा हमने और 4 ये लिखा, बड़ी है का मतलब हो जाएगा प्लस, यानी कि 7 + 4 हो जाएगा। लेकिन समीकरण बनाने के लिए कहीं ना कहीं बीच में बराबर का निशान तो लगता ही है, तो यहाँ पर लगेगा बराबर का निशान। तो एक संख्या x 7 से 4 बड़ी है, यानी कि 7 + 4, यानी कि 7 से 4 बड़ी है कौन? एक संख्या बड़ी है ना, तो x बराबर होगा 7 + 4। तो इसको जब हम हल करेंगे, इसमें कुछ पक्षांतरण करने की ज़रूरत नहीं है। तो x बराबर 7 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11, और यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो लिख देंगे अतः, क्योंकि माना व संख्या लिखा था तो यही वाली लाइन लिख देंगे, केवल माना की जगह पर अतः कर देंगे। तो अतः वह संख्या बराबर, अतः वह संख्या बराबर 11। कैसे? एक संख्या यानी कि 11 ही होगी, जो 7 से 4 बड़ी है, तो 7 + 4 बराबर क्या हो गया? 11। तो आंसर क्या निकल के आया? 11 निकल के आया। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न में लिखा है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यानी कि कक्षा में जो कुल विद्यार्थी हैं वो 45 हैं। अब यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो, छात्राओं की 2/3 हो, ना ही हमको छात्रों की संख्या मालूम है और ना ही छात्राओं के मालूम, मतलब छात्राओं की कहता है 2/3 हो। कौन? छात्राओं की 2/3 हो, कौन? छात्रों की संख्या। तो यहां पर दिया गया है, तो छात्राओं की संख्या बताइए। तो हमने बताया है कि जो भी हमसे पूछा जाए शुरुआत में वही मानेंगे। माना छात्राओं की संख्या बराबर x, माना छात्राओं की संख्या बराबर, तो हमने यहां पर मानी x, क्योंकि जो छात्राओं की संख्या होगी और जो छात्राओं की संख्या होगी बराबर है, यही तो होगा कुल विद्यार्थी, यानी कि एक कक्षा में जो कुल विद्यार्थी होंगे, छात्र प्लस छात्राएं, क्योंकि जो भी कक्षा होती है उसमें छात्र होते हैं और छात्राएं होती हैं। तो माना छात्राओं की संख्या यहाँ पर हमसे पूछा गया प्रश्न में, तो हमने माना x, माना छात्राओं की संख्या x, तो यहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी होगी? छात्रों की संख्या बराबर, छात्रों की संख्या जो होगी हम प्रश्न पढ़कर निकालेंगे। देखिएगा, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है, इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल इस लाइन को ध्यान से समझेंगे। कहता है यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो, यानी कि छात्राओं की 2/3 हो, कौन? छात्रों की संख्या, छात्राओं की 2/3, तो छात्राओं की यानी कि छात्राओं की थी x और इसकी 2/3 होगी, और इसकी 2/3 होगी, क्या होगी? यानी कि छात्रों की संख्या जो होगी। यही कहता है हमसे प्रश्न में, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो, यानी कि छात्राओं की 2/3 हो, कौन? छात्रों की संख्या। तो छात्राओं की हमने मानी थी x, तो छात्रों की संख्या क्या होना जाएगी? छात्राओं की यानी कि x की का मतलब गुणा और 2/3। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x और 2 की गुणा होगी तो 2x/3 होगा। छात्राओं की जो संख्या होगी वो होगी 2/3x। ये छात्राओं की संख्या है और ये छात्रों की संख्या है और ये छात्राओं की संख्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि प्रश्न को हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पूछता है कि छात्राओं की संख्या बताइए, तो वही हम मान लेंगे, माना छात्राओं की संख्या बराबर x। और छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे? जब ये लाइन पढ़ेंगे, यानी कि छात्राओं की 2/3 है, कौन? छात्रों की संख्या। तो 2/3 है, हमने छात्राओं को x माना था, तो x का हो जाएगा 2/3, तो इसकी गुणा करवाएंगे, 2x/3 आ जाएगा। तो दो चीज़ तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम बनाएंगे प्रश्न के हिसाब से समीकरण। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समझिएगा।
प्रश्न के हिसाब से जो समीकरण बनेगी इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिएगा, जो छात्राओं की संख्या होती है और छात्रों की संख्या होती है, कुल मिलाकर तो विद्यार्थी बनते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है कि छात्राओं की संख्या लिखेंगे x, ठीक, और जो छात्राओं की संख्या x लिख ली और छात्रों की संख्या कितनी है 2x/3 है। तो इन दोनों के योग के बराबर होंगे यानी कि कक्षा में कुल विद्यार्थी, यानी कि कितने 45। तो ये समीकरण हमारी बनेगी। अब समीकरण बनी है तो इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिएगा x + 2x/3 है, तो इसके नीचे हम मान लेते हैं 1। जब ये 1 मानेंगे तो ये हमारी बन जाएगी भिन्न। इधर 3 है, 3 और 1 का जब लासा लेंगे तो 3 ही होगा, तो नीचे वाले को करना पड़ेगा 3। तो यहाँ पर देखिएगा इधर से लिख रहे हैं, तो ये हमने लिखा x/1। इसको 3 करवाने के लिए कितने से गुणा करवाना पड़ेगा? हर को 3 करने के लिए, क्योंकि भिन्न में जब जोड़ने घटाने कब होता है? जब इसके हर बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जब हम हर बराबर करेंगे तभी तो इसको जोड़ पाएंगे। तो हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे हमने 3 से गुणा करवाई, प्लस 2x/3 जो है ये वाला 3 पहले से ही है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 45। अब इसकी गुणा करवा लेते हैं। x और 3 की जो गुणा होगी वो होगी 3x बटे क्या हो जाएगा 1 3 3 प्लस ये हो जाएगा 2x और बटे क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या होगा 45। अब इसको हल करेंगे। जब हर बराबर हो जाते हैं तो एक बड़ी सी लाइन, नीचे होगा 3, ऊपर 3x + 2x, 3x + 2x और बराबर क्या होगा 45। इधर हल कर रहे हैं तो ये 3 है, x और 2x जुड़ जाएगा, 3 2 हो जाएगा 5x बटे क्या हो जाएगा 3 और बराबर क्या हो जाएगा 45। अब यहाँ पर समझिएगा x बराबर संख्या एक तरफ करेंगे, ये लिखा हमने 45। अब ये x के साथ में ये 3 का है में है भाग में, तो ये चला जाएगा गुणे में 3, तो गुणा ऊपर होगा उसी के साथ 45 के साथ हम x जो है 5 जो है गुणे के साथ में है, तो ये चला जाएगा पूरे में भाग के साथ में। तो इसको हल कर लेंगे। 5 एकम 5 और 5 नाम 45। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x का जो मान आएगा 9 यहाँ से है 3 यहाँ से है, तो 9 और 3 की गुणा 9 3 कितना हो जाएगा 27 और बटे में 1 लिखा नहीं जाएगा। तो x का जो मान आया है वो आया है 27, लेकिन ये x का मान आया है, तो जो x का मान आया है, लेकिन अब हम जिसकी भी संख्याएं पूछी जा रही हैं उसमें हम मान रखेंगे। जैसे हमसे माना छात्राओं की संख्या पूछी जा रही है, जैसे छात्राओं की संख्या पूछी जा रही है तो ये वाला रखेंगे। अगर छात्रों की संख्या पूछी जाएगी तो 2x/3 में x का मान रखेंगे। तो हमसे छात्राओं की संख्या पूछी जा रही है तो लिखेंगे अतः छात्राओं की संख्या, यानी कि छात्राओं की संख्या पूछी जा रही है, तो यहाँ पर माने जहाँ पर हो जाएगा अतः छात्राओं की संख्या बराबर, अतः छात्राओं की संख्या बराबर, छात्राओं की जो संख्या यहाँ पर मानी गई थी वो x मानी गई थी, तो यहाँ पर रखेंगे x और x में हम x का मान रख देंगे। x का मान आया है 27, तो यहाँ पर जो छात्राओं की संख्या होगी वो 27 ही होगी। अगर हमसे पूछ दे देता कि दोनों की, यानी कि छात्र तथा छात्राओं की संख्या बताइए, तो यहाँ पर लिखते हैं हम छात्रों की संख्या बराबर, और जब छात्रों की संख्या ये हम अलग से बता रहे हैं, तो छात्रों की संख्या में 2x/3 लिखते हैं, अतः छात्रों की संख्या बराबर 2x/3 इस तरीके से लिखते हैं, बराबर के आगे फिर 2 बीच में कुछ नहीं होगा, इसके बीच में गुणे का निशान होगा, x का मान रखते 27 और बटे क्या हो जाएगा 3, तो 3 एकम 3 3 नाम 27, तो बराबर आंसर क्या आ जाता 9 दूनी 18। तो जब छात्राओं की संख्या अगर निकालने को होते तो 18 हो जाती, लेकिन ये करना नहीं है आपको, केवल छात्राओं की संख्या पूछता है, तो छात्राओं की संख्या में मान रख देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे छठा। एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है।
तो संख्या बताइए, हमसे संख्या पूछी जा रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना वह संख्या बराबर, क्योंकि हमने बताया है जो भी प्रश्न से पूछा जाए वही मानेंगे। माना वह संख्या बराबर, हमने वो संख्या क्या मानी, x मान ली। अब प्रश्न के हिसाब से समीकरण क्या बनेगी वो बनाएंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेगी, यहां पर कह रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे तभी तो बनेगी। एक संख्या का 1/3, तो हमने वह संख्या मानी है x, तो एक संख्या की जगह पर हो जाएगा x, और काकी के का मतलब होता है गुणा, और 1/3 का मतलब हो जाएगा 1/3। तो एक संख्या का 1/3 हुआ, भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर उसका किसका, x का ही, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे x का 1/4, क्योंकि उसी का 1/4 भाग, और क्या कहता है घटाने पर, यानी कि x का 1/3 और x का 1/4, इनके बीच में जो निशान लगेगा वो काहे का लगेगा, घटाने का लगेगा। तो इसको चाहे ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा, तो x का 1/3 और x का 1/4, इसको घटाने पर जो शेष बचता है वो कितना बचता है, 4 बचता है, तो बराबर में क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। अब इसको हल करेंगे, x गुणे 1/3 है, तो ये हो जाएगा x/3, x/3, क्योंकि इसके नीचे 1 होगा, तो x और 1 की गुणा, 1x 1 लिखा नहीं जाता, तो x हो गया, नीचे 3 1 कम 3 ही रहेगा, माइनस x और 1 की गुणा, ये भी x होगी, बटे में क्या होगा 4, और बराबर किसके होगा, 4 के। यहाँ पर भिन्न जब बन गई हैं, सजाती पद तो पास पास में है, इसको हल करेंगे तो 3 और 4 का लासा लेंगे, 3 और 4 का जो लासा होगा वो होगा 12। अब नीचे वाले को करना पड़ेगा 12, तो ये लिखा हमने x/3, 3 को 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 4 से गुणा करवानी पड़ेगी, जब 4 नीचे से करवाइए तो ऊपर से भी करवाना पड़ेगा, और x/4 है, 4 को 12 करने के लिए 3 से गुणा, जब नीचे से करवाई है तो ऊपर से भी करवाना पड़ेगा, बराबर क्या होगा 4। अब इसकी गुणा करवा लेंगे, x और 4 की गुणा 4x बटे 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12, माइनस x और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी 3x बटे 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12, और बराबर क्या होगा 4। अब नीचे हर बराबर हो गए हैं, जब हर बराबर हो गए हैं तो यहाँ पर देखिएगा, जब हर बराबर हो गए हैं तो इसके नीचे मानेंगे हम क्या, एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, जितनी बार भी होता है नीचे हर में एक बार ही लिखते हैं 12, ऊपर क्या होगा 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x, और बराबर क्या होगा 4। इसको जब हल करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा 1 और x बचेगा, यानी कि 1x बचेगा, x लिखा नहीं जाता है, तो x/12, और बराबर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर समझिएगा, इसके आगे बता रहे हैं, तो x/12 बराबर 4 है, तो ये 12 जो है इधर जाएगा, संख्या संख्या एक तरफ करेंगे तो x बराबर क्या होगा ये देखिएगा, 4 तो इधर पहले से ही, तो 4 लिखा, x के साथ भाग में है 12, तो इधर चला जाएगा गुणे में, भाग वाला गुणे में जाता है, गुणा वाला भाग में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस का हो जाता है, तो x बराबर 4 और 12 की गुणा करवाएंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48, तो x का मान आया 48, तो यही हमारा आंसर है। हमने क्या माना था, माना वह संख्या, तो माना की जगह पर हम कर देंगे अब अतः, तो ये हमने लिखा अतः वह संख्या बराबर, अतः वह संख्या जो होगी वो 48 होगी, जो एक संख्या यानी कि 48 का 1/3 यही हो जाएगा, 48 होगी संख्या, वो संख्या कौन सी होगी 48। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6 समाप्त। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां। प्रश्न को देखकर घबराने की कोशिश नहीं है, बहुत इसको साधारण तरीके से बताएंगे। लिखा है, प्रश्न है कि आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक और एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। तीनों का अलग अलग भार ज्ञात करना है। हमको ये कन्फर्म बिल्कुल नहीं दिया गया है कि डेविड का भार कितना है,
हमीद का भार कितना है, आदर्श का भार कितना है। तो यहाँ पर ये हमको दिया गया है कि आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। तो यानी कि तीनों का कुल भार दिया गया है 44 किलोग्राम। लेकिन यहाँ से हम समझेंगे, यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है, ये सब छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर सब सीधे सीधे ये देखेंगे, यदि डेविड का भार, तो यहाँ पर तीनों का अलग अलग भार ज्ञात करना है। तो डेविड का भार यहाँ पर से जो भाषा देखेंगे तो यहीं से हम मानेंगे। माना डेविड का भार बराबर, माना डेविड का भार बराबर, डेविड का भार कितना मानेंगे, x मान लेंगे। डेविड का भार हो गया। अब आदर्श का भार मानेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये हमने लिखा आदर्श का भार बराबर, आदर्श का भार। तो आदर्श का भार यहाँ पर दिया गया, आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम क्या है, अधिक है। तो अधिक का मतलब वैसे प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी आदर्श का भार मानेंगे वो डेविड के भार जो भी होगा, डेविड का भार, डेविड के भार से अधिक कहता है तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 1.3 किलोग्राम। ये 1.3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर आदर्श का भार हो गया, और एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमीद का भार बराबर, हमीद का भार बराबर, हमीद का जो भार निकलेगा वो जो डेविड का भार होगा उससे 2.1 किलोग्राम अधिक कहता है, तो उसको अधिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम माइनस करेंगे 2.1। अब यहाँ पर समझिएगा, आपको डेविड का भी भार जो भी माना गया है वो मालूम हो गया है, आदर्श का भार, हमीद का भार। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डेविड का भार यहाँ से मानना चालू करेंगे, डेविड का भार x, आदर्श का भार जो होगा वो 1.3 किलोग्राम अधिक है ना, तो x में से हम क्या कर देंगे, 1.3 घटा देंगे। और हमीद का भार 2.1 किलोग्राम अधिक है, तो x में से 2.1 किलोग्राम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसके बाद हम मानेंगे समीकरण, यानी कि प्रश्न के हिसाब से जो समीकरण बनेगी वो मानेंगे, यानी कि वो बनाएंगे प्रश्नानुसार। समीकरण क्या बनेगी देखिएगा, समीकरण जो बनेगी वो होगी, तीनों का कुल भार जो होगा वो 44 किलोग्राम होगा। तीनों का कुल भार कितना होगा, यहाँ पर जो हमारी लाइन बनेगी, तीनों का कुल भार बराबर 44 किलोग्राम। तो तीनों का कुल भार, कुल का मतलब होता है जोड़ना, तो इन तीनों भारों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो x लिखा है हमने, प्रश्न के हिसाब से समीकरण बनेगी। x में जोड़ा हमने, क्या जोड़ा, x माइनस 1.3 को। फिर इसके बाद फिर से जोड़ेंगे x माइनस 2.1 को, यानी कि इन तीनों का कुल भार होगा बराबर किसके, 44 किलोग्राम के, 44 किलोग्राम, क्योंकि तीनों का कुल भार बराबर 44 किलोग्राम। या प्रश्न के हिसाब से ये कैसे बनाया, अगर ना समझ पाना तो इसके ऊपर लाइन लिख लेना, तीनों का कुल भार बराबर 44 किलोग्राम, यानी कि हमको दिया गया था प्रश्न में आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। तो तीनों का कुल भार बराबर 44 किलोग्राम। तीनों का कुल भार यानी कि ये वाला डेविड का भार, x माइनस 3 यानी कि आदर्श का भार, और x माइनस 2, जो तीनों भार हैं इनको हमने क्या किया, तीनों का कुल भार निकालने के लिए, यानी तीनों का कुल भार, कुल का मतलब जोड़ होता है, तो तीनों भारों को क्या किया, जोड़ दिया, और बराबर क्या लिखेंगे, 44 किलोग्राम। अब इसको हल कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो ब्रैकेट हटाएंगे, तो यहाँ पर होगा x प्लस x, ब्रैकेट हटाने से या लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ब्रैकेट लगा हो या ना लगा, हमने लगा दिया है इसलिए समझाने के लिए, क्योंकि ये तीनों जो भार हैं इनको क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो यहाँ पर तीनों लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, सजाती पर जुड़ेंगे x वाले,
एक्स एक ये है, ये भी है एक एक्स, ये भी है, और तीनों एक्स जो हैं वो प्लस के हैं। जब प्लस के हैं तो इसको 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 1.3 ये माइनस का है, ये 2.1 ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस यानी कि प्लस। जो माइनस के चिन्ह होते हैं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? 1.3 में 2.1, जब जिसको जोड़ेंगे तो 3 1 4.213 3.4 होगा, और 3.4 होगा प्लस का होगा या माइनस का होगा? ये होगा, दोनों पद माइनस के हैं तो आंसर भी होगा माइनस का। और बराबर क्या लिखेंगे? 44 किलोग्राम। अब हल करते हैं, संख्या संख्या एक तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारा था 3x, यहाँ पर एक बार 44 किलोग्राम लिख लिया है तो किलोग्राम यहाँ से हटा देंगे, लास्ट में सीधे जो आंसर होगा वो किलोग्राम लिखेंगे। तो 3x माइनस 3.4 बराबर 44 है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3x बराबर, ये 44 इधर पहले से था, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3.4। अब इसको हमको जोड़ना पड़ेगा, 3.4 को 44, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? ये हमने लिखा, ये लिखा हमने 3.4, ठीक। इसमें 44 जोड़ना है, तो ये इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है, तो 44 इसको समान दशमलव में बदलेंगे, तो ये 44 है तो 44.0 ये बन जाएगा। ये समान दशमलव बन गया, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो 44.0 बढ़ाने से इसको फर्क भी नहीं पड़ेगा इसके मान में, तो इस तरीके से 44.0 लिख के जोड़ेंगे, तो 4.437 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो 3x बराबर हो जाएगा 47.4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 47.4 बटे क्या हो जाएगा? 3। इसको हल करेंगे तो x का मान मालूम हो जाएगा। देखिएगा ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 का नियम ही होता है 7 4 11 और 4 15 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 से कटेगा, 3 का पड़ा 4 में, 3 एकम 3, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, और 3 15 2 बचेगा, और इधर फिर दशमलव लगाएंगे, 2 24 हो जाएगा, 3 8 24, यानी कि x का जो मान होगा वो होगा 15.8, और आगे लिख देंगे किलोग्राम। x का मान कितना आया? 15.8 किलोग्राम। अब जो x का मान निकला है इन्हीं तीनों में जो माने गए थे उसी में रख देंगे, और डेविड, आदर्श और हमीद का भार मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः डेविड का भार, अतः डेविड का भार बराबर, अब डेविड का भार कितना माना गया था? माना गया था x, और x का जो मान होगा यानी कि x ही तो है, तो इसी में यही मान वाला आंसर होगा, तो x की जगह पर मान रखेंगे, तो x की जगह पर हो जाएगा 15.8 किलोग्राम। ये हुआ x का मान, यानी कि डेविड का भार, x माना गया था, x में रख दिया, 15.8 किलोग्राम मालूम हो गया। अब निकालेंगे हम आदर्श का भार। तो आदर्श का भार बराबर, आदर्श का भार, आदर्श जो माना गया था यानी कि उसमें रखेंगे, तो x माइनस 1.3, x का मान कितना है? इसमें मान रखेंगे x की जगह पर 15.8, और 15.8 क्या है? किलोग्राम है, और ये हो जाएगा माइनस 1.3 के, तो बराबर घटाने पे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको घटाते हैं, ये हमने लिखा 15.8, और उसके नीचे दशमलव होना चाहिए जोड़ने घटाने में, घटाया तो 8 में से 3 गया 5, 5 में से 1 गया 4, और ये बचेगा 1, तो इसका जो आंसर होगा 14.5 किलोग्राम हो जाएगा। बराबर कितना होगा? यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, बराबर 14.5 किलोग्राम। यह आदर्श का भार आ गया। अब
लिखेंगे तीसरे नंबर पर क्या है हमीद, तो हमीद का भार बराबर हमीद का भार बराबर हमीद का भार जो मान माना गया था वो था, हमने माना था x माइनस 2.1। x का मान रखेंगे यानी कि 15.8 किलोग्राम माइनस 2.1 किलोग्राम, इसको घटाएंगे 15.8 में से 2.1, 15.8 में से 2.1 घटा देंगे तो 8 में से 1 गया, बचेगा 7.5 में से 2 गया 3 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 13.7 किलोग्राम। तो ये तीनों के भार मालूम हो गए। अगर उत्तर की आप जांच करना चाहें तो 15.8, 14.5 और 13.7 को जब जोड़ेंगे तो आंसर जो आएगा वो कुल आएगा 44 किलोग्राम। ये आपकी उत्तर की जांच हो जाएगी। तो ये आपका हुआ प्रश्न नंबर 7 समाप्त। अगला प्रश्न देखेंगे 8वां। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। 2 अंकों की एक संख्या है, अगर उसको जोड़ दिया जाए, जैसे मान लीजिए जैसे हमारी संख्या, जैसे हमारे पास कह दें कि जो है ये संख्या है नहीं, लेकिन 2 अंकों की एक संख्या है के अंकों का योगफल, यानी कि इसको जब जोड़ दिया जाए 2 1 3, यानी कि उसी तरीके से जैसे मान लें यहाँ पर 2, यानी कि अंकों का जो योगफल है वो 4 होना चाहिए। जैसे 2 2 जोड़ा 4 हो गया। अब यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, यानी कि दहाई का अंक ये हमारा इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो दहाई के अंक से जब इकाई का अंक घटाया जाएगा तो कहता है तो शेष 2 बचना चाहिए। यहाँ पर हमने संख्या भी हमको मालूम नहीं है, तो इसको घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो 2 शेष बचना चाहिए। वो संख्या ज्ञात करनी है, तो वो संख्या कौन सी होगी हमको नहीं मालूम है। तो यहाँ पर संख्या, हम सीधे संख्या ज्ञात करना है तो संख्या हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर हम देखिएगा किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे 2 अंकों की एक संख्या में कहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना। बहुत ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। माना 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में, और यहाँ पर हम मानेंगे इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक बराबर, यहाँ पर हमने माना इकाई का अंक x, और फिर तभी दहाई का अंक मानेंगे, और दहाई का जो अंक मानेंगे, यहाँ पर हमसे प्रश्न में ये नहीं कहता दुगना है, तिगना है या 4 गुना है, तो दहाई का अंक हम मान लेंगे y, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। इसको मानने के बाद में प्रश्न के हिसाब से जो समीकरणें बनेगी वो बनाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेगी, कहता है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल, अंकों का योगफल यानी कि 2 अंकों की संख्या हमने इकाई का अंक माना है x, दहाई का अंक माना है y, तो इनका जो योगफल होगा वो 4 होगा। तो यहाँ पर जो समीकरण पहली बनेगी x प्लस y बराबर 4, ये हमारी बनी पहली समीकरण। कैसे, कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का जो योगफल है, यानी कि x और y, दहाई का अंक इकाई का अंक दिया गया है, इकाई का अंक दहाई का अंक, तो इनका जो योगफल है वो कितना है 4, तो हमने x प्लस वाई बराबर 4 लिखा। और कहता है यदि दहाई के अंक से, किसके अंक से, दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, तो दहाई का अंक क्या है y, और इकाई का अंक क्या है x, यानी कि घटा दिया जाए तो y माइनस एक्स, यानी कि घटा दिया गया, घटा दिया जाए तो आंसर कितना आ जाता है, शेष 2 बचता है। तो ये हमारी बनेगी समीकरण 2, समीकरण 2। यहाँ पर जो 1 और 2 समीकरण है इनको हम जोड़ेंगे, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे जोड़ने पर, या यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1
वा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं। सजाती पद ही आपस में जुड़ेंगे, x के साथ में x जुड़ेगा। अब यहाँ पर समझिएगा, ये x है, ये x है, ये x का है प्लस का, ये x का है माइनस का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने का मतलब है 2 चिन्ह पास में है, एक करेंगे तो x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x। तो x में से x जाएगा, क्या बचेगा, 0। किसी बराबर संख्या का घटाना 0 होता है, तो कहने का मतलब ये हुआ ये x और ये x कट जाएगा। अब ये प्लस का y है, ये भी y प्लस का है, तो y सजाती पद जुड़ेगा, तो y जुड़ेगा, तो गुप्त अचर जो होता है 1 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2y। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, y जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y बराबर, और 4 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर y का मान कितना निकल जाएगा, 6। 2 जो है y के साथ गुणे में है तो ये भाग में चला आएगा, तो y का जो मान निकलेगा वो आएगा 3। कैसे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो 3/1, 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, तो y का जो मान आएगा वो आएगा 3। अब ये y का मान आया है, तो यहाँ पर यानी कि दहाई का अंक हमको मालूम हो गया 3 है। यानी कि जैसे ये हमारा इकाई का अंक होता है और फिर होता है दहाई का अंक, तो इकाई का अंक हमको मालूम हो गया y है ना, तो y जो है दहाई का अंक मालूम हुआ है, y दहाई का अंक, यानी कि ये 3 हो गया यहाँ पर 3। अब इकाई का अंक पता नहीं क्या होगा, यहाँ पर कुछ निकलेगा तो यहाँ पर लिख देंगे, वो संख्या हमको मालूम हो जाएगी। अब y का मान निकला है, तो जो y का मान है, y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख लें या समीकरण 2 में रख लें, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 4। तो ये हमने लिखा x प्लस वाई बराबर 4, ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 में हम y का मान रखेंगे, y का मान आया है 3, तो x तो ऐसे रहेगा, प्लस y का मान हमने रखा 3 बराबर यहाँ पे क्या रखा 4। तो x बराबर संख्या एक तरफ, ये 4 पहले से था, प्लस का 3 है, इधर माइनस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 4 में से 3 गया 1। तो इकाई का अंक हमको मालूम हो गया, क्योंकि इकाई का अंक, तो यहाँ पर हमको इकाई का अंक मालूम हो गया, यानी कि x का मान 1 हुआ, तो इकाई का अंक मालूम हो गया, तो हमने 1 रखा, यानी कि वो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 31 होगा। लेकिन ये तो हमने ऐसे जान लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे क्या, अभी प्रश्न के हिसाब से हल करेंगे, यानी कि ऐसे जान गए बस हो गया, अतः संख्या बराबर 31। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि हमसे संख्या पूछ रहा था, संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर, अतः वह संख्या। जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न मिले, जब भी आपको 2 अंकों की संख्या, अंकों का योगफल और घटाने का जो आंसर है वो दिया हो, हमसे संख्या पूछे, तो उसमें आपको क्या करना है, ये एक फार्मूला होता है वह संख्या निकालने के लिए, यानी कि 10y प्लस x। इसको याद रखिएगा, इस फार्मूले में x और y का मान रख देंगे और हमको संख्या निकल के मालूम हो जाएगी। यह वैसे भी संक्षिप्त में आपको समझा दिया गया है कि जब इकाई दहाई होता है तो इकाई का अंक, यानी कि x का मान कितना आया है 1, तो ये x जो था वो इकाई का अंक था, इकाई के नीचे 1 रख दिया, और दहाई यानी कि वो था हमारा y, तो y की जगह पे क्या हो जाएगा 3 रख देंगे, तो संख्या हमको मालूम हो गई। लेकिन अतः वह संख्या निकालने के लिए जब हमको इकाई और दहाई का अंक मालूम हो जाता है, तो 10y प्लस x में फार्मूला ये है, इसको याद रखिएगा, इसमें मान रखेंगे तो ये रखेंगे 10, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि दहाई का जो अंक माना था y माना था, और तो y के साथ में ये दहाई में होता है, यानी कि इसको हम 10 से गुणा करवाएंगे और प्लस जो इकाई का अंक है वो जोड़ दिया जाएगा, गुणे y का जो मान है, y जो है 3, ये दहाई का मान है, और प्लस यानी कि 1 x का जो मान आया वो इकाई का अंक इसमें जोड़ा जाता है, तो ये हमारा फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। तो 10 3 जा हो जाएगा 30, यानी कि 10 3 30 प्लस 1
तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 31 आंसर आ जाएगा। अतः वह संख्या बराबर 10y + x में मान रखेंगे और उसको हल कर लेंगे तो हमको संख्या मालूम हो जाएगी। अब चाहो तो उत्तर की जांच कर सकते हो। देखिएगा 31 जो है 2 अंक की संख्या के अंकों का योगफल 4 है। अब देखो इसको जोड़िएगा, 3 है कितना हो गया 4। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, दहाई का अंक है 3 और इकाई का अंक है 1, घटा दिया जाए तो 3 में से 1 गया तो शेष 2 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या हमारी होगी 31 होगी। अगला प्रश्न देखेंगे नवा दिया है कि 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। अच्छा, क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? क्रमागत संख्याएं का मतलब है जो क्रम से है, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो क्रमागत संख्याएं निकालने के लिए हम 1 की क्रमागत संख्या, 1 की क्रमागत संख्या 2 होगी। 1 की क्रमागत संख्या जैसे 1 है, क्रमागत संख्या ये होती है 1 2 3 4 डैट से अनंत तक होती हैं। तो क्रमागत संख्या यानी कि 1 है, एक संख्या है तो इसकी क्रमागत अगली संख्या क्या होगी 2। कैसे निकालेंगे? 1 जोड़कर, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। तो क्रमागत संख्याओं में 1 1 जोड़ा जाता है। तो 1 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर माना, और माना क्या माना यानी कि 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। तो माना पहली क्रमागत संख्या बराबर, माना पहली क्रमागत संख्या लिख सकते हैं या माना पहली संख्या ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चाहे क्रमागत संख्या लिख दो या माना पहली संख्या बराबर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माना पहली संख्या, माना पहली संख्या जो मानेंगे हम x मानेंगे, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो माना पहली संख्या x और यहाँ पे लिखेंगे दूसरी, इसमें क्रमागत का प्रयोग कर लेंगे। माना दूसरी क्रमागत, क्योंकि पहली तो क्रमागत होगी नहीं, पहली तो संख्या ऐसे ही होगी, उसकी क्रमागत जो होगी दूसरी क्रमागत, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर, हमने बताया है जो भी संख्या होगी अगर उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो दूसरी क्रमागत संख्या हमको मालूम हो जाएगी। तो माना पहली संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या x + 1। अब प्रश्न के हिसाब से हम बनाएंगे समीकरण। तो प्रश्नानुसार देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा कि 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल, हमको क्रमागत संख्याएं मालूम है, उनका योगफल कर देंगे, बराबर कितना करेंगे 21, क्योंकि 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 कहता है। तो पहली क्रमागत संख्या क्या है हमारी x, दूसरी क्रमागत संख्या क्या है x + 1। इन दोनों का क्या करेंगे हम? योगफल करेंगे, यानी कि ये 2 हमारी संख्याएं हैं और इन दोनों का योगफल कितना है, यानी कि जोड़ेंगे तो बराबर हमको कितना मिलेगा? 21 मिलेगा। ये प्रश्न से कहता है, प्रश्न के हिसाब से ये समीकरण बनेगी। अब यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, सजाती पद यानी कि ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट लगाने और ना लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 21। चाहे सीधे ऐसे ऐसे लिख सकते थे, ये वाली लाइन ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते थे। सजाती पद जुड़ेगा तो x में x जुड़ेगा तो गुप्त अचर जो होता है 1 1 होता है, इधर भी 1 इधर भी 1, 1 कितना हो जाएगा 2x, और प्लस क्या होगा 1 बराबर क्या होगा 21। संख्या एक तरफ तो 2x ऐसे लिखेंगे, बराबर 21 पहले से इधर था तो ये जो प्लस का 1 है ये इधर चला आएगा, काहे का हो जाएगा माइनस का 1। तो 2x बराबर 21 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 20। अब फिर से संख्या एक तरफ तो x बराबर 20 पहले से इधर था, इधर x के साथ ये गुणे में है, कुछ नहीं है तो गुणा है, गुणे वाला भाग में चला आएगा। इसको काटेंगे 2 × 2, 2 × 2 0, 10/1, यानी कि x का जो मान निकलेगा 10/1, 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा, x का मान आ गया 10। जब x का मान आ गया, ये जो हमने माना क्रमागत संख्या जो मानी थी वो हम निकाल लेंगे। तो अतः पहली संख्या बराबर, क्योंकि माना की जगह पर हमने लिख रहे हैं बस, अतः पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर, पहली संख्या हमने कितनी मानी थी x, x में मान रखेंगे तो x का जो मान आया है 10,
तो पहली जो क्रमागत संख्या होगी, यानी कि पहली जो संख्या होगी वो 10 होगी और उसके आगे क्रमागत संख्या 11 होगी। अब इन दोनों का योगफल कितना होगा? 10 में जब 11 जोड़ेंगे तो 21 मिल जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो सही है। यानी कि प्रश्न को हल करने के बाद जो आंसर आया उसके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से वैसा करने पर अगर वैसा ही मिलता है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि जो हमने हल किया है। अब यहाँ पर माना पहली संख्या हो गई, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर यहाँ पर लिखेंगे दूसरी क्रमागत संख्या। दूसरी क्रमागत संख्या जो मानी थी x+1 मानी थी, तो x+1 रखेंगे। इसमें हम x का मान रखेंगे, तो x का मान था 10 + 1, तो बराबर कितना हो जाएगा? 11। तो यानी कि पहली संख्या थी हमारी 10 और दूसरी संख्या कितनी थी? 11। प्रश्न के हिसाब से इसको हल करके देखते हैं। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, तो क्रमागत संख्या वो होगी हमारी 10 और 11, इनको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 21। और उन संख्याओं को बताइए, तो पहली संख्या 10, दूसरी संख्या क्या आ गई? 11 आ गई। आपको हल में इतना यहाँ तक करना है। तो प्रश्न नंबर 9 हुआ समाप्त। अगला प्रश्न है 10वां। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समझिएगा सम संख्याएं कौन कौन सी? सम संख्याएं जो 2 से कट जाएं। और क्रमागत सम संख्या कैसे हैं? जो क्रम से आए, जैसे 2 से कटने वाली संख्याएं जो हैं वो 2 हैं। फिर इसके आगे वाली संख्या 4, 6, 8, 10, ये अनंत तक की होती है। यानी कि 2 का मतलब है जैसे हमने ले लिया 2 और 4, या 4 और 6 ले लिया, या 6 और 8 ले लिया, या 8 और 10 ले लिया। तो ये 2 क्रमागत जो होंगी वो सम संख्याएं होंगी। 2 क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, सम का मतलब है जो 2 से कट जाए। 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। और इन्हीं का योगफल जो है वो 30 है। उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो हम क्या मानेंगे? माना पहली सम संख्या बराबर, माना पहली सम संख्या बराबर। तो यहाँ से लिखना चालू करते हैं। माना पहली सम संख्या बराबर x। पहली संख्या हमने x मान ली। अब दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर, माना पहली सम संख्या x, जो दूसरी क्रमागत सम संख्या कैसे निकलेगी यहाँ पर देखिएगा। x तो पहले तो हम हर बार x y z कुछ ना कुछ मानते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 2 है, 2 के बाद क्या हुआ? 4 कैसे मिला? 2 जोड़ने पर। 4 से हुआ 6 कैसे मिला? 2 जोड़ने पर। यानी कि 2 जोड़ा जा रहा है। तो उसी प्रकार से जब हमने माना कि माना पहली सम संख्या x, तो दूसरी क्रमागत जो सम संख्या होगी x में हमको 2 जोड़ने से मिल जाएगी। तो माना पहली सम संख्या x, दूसरी क्रमागत सम संख्या x+2 मानेंगे। अब प्रश्न के हिसाब से बनाएंगे समीकरण। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न के हिसाब से समीकरण क्या बनेगी देखिएगा। कहता है 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। तो इन दोनों का जो योगफल, क्रमागत संख्या ये हमने मानी है, तो इन दोनों का जो योगफल होगा वो 30 होगा। तो ये हमने लिखा हमने x में हमने इसका योगफल किया किसका? x+2 का। पहले हमने ब्रैकेट लगा लिया था, तो ब्रैकेट चाहे लगाओ या ना लगाओ, तो x+2, यानी कि ये हमारी एक पहली वाली सम संख्या है, ये दूसरी है। तो इन दोनों को हमने क्या किया? योगफल, ये प्लस का निशान लगाया और बराबर कितना होगा? योगफल 30 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 30। इसको हल कर लेंगे, सजाती पर जोड़ेंगे, x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2x। कैसे हुआ? इसमें गुप्त अचर होता है 1 1, तो 1 1 जुड़ा 2x हो गया। 1 लिखा नहीं जाता है, बस इसीलिए नहीं लिखा है इसमें। +2 और बराबर क्या होगा? 30। तो संख्या एक तरफ हल करने के लिए तो 2x बराबर, जो x के ज़्यादा दूर होती है ना वही पहले जाती है उधर पक्षांतरण में। जैसे x के ये ज़्यादा पास में तो ये पहले नहीं जाएगी, x से थोड़ा दूर है ना प्लस माइनस से, तो ये जाएगा।
तो जो ज़्यादा x के दूर दूर होता है वही पक्षांतर में जाता है पहले। तो ये हमने पहले लिखा 30, ये प्लस का 2 है तो इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 30 में से 2 जाएगा तो बचेगा 28। अब x बराबर क्या होगा, 28 पहले से इधर दिया था, इधर गुणे में है 2 तो ये भाग में चला आएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये कटा, 8 में पाड़ा पड़ेंगे, 2 चक्कू 8 होगा। तो x बराबर आया 14, x का मान कितना आया 14। अब उन संख्याओं को ज्ञात करना है, जब भी x का मान निकल आए तो बस जो हमने संख्याएं मानी थी उसी में मान रख देंगे, दोनों लाइनें सेम रहेंगी, इसमें कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, मानक जहाँ पे अतः कर लेंगे, पहली सम संख्या बराबर, अतः पहली सम संख्या बराबर, अतः पहली सम संख्या जो हमने मानी थी x मानी थी, x का मान रखेंगे, x का जो मान आया है 14, तो पहली सम संख्या जो आई वो 14 आई। पहली सम संख्या कितनी आई, 14। अब इसको प्रश्न के हिसाब से करके भी दिखाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर, दूसरी क्रमागत सम संख्या हमने क्या मानी थी, x प्लस 2, तो ये हमने लिखा x प्लस 2, x का मान था 14 और प्लस कर देंगे 2 बराबर 14, तो क्या हो जाएगा 16, यहाँ 14 फिर क्या आया 16, उत्तर की जांच करते हैं, देखिएगा दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, तो वो दो क्रमागत संख्या 14 और 16 है, जब इसको हम जोड़ेंगे 14 16 तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये संख्या हमारी यही दो हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 10। अब देखेंगे 11वां प्रश्न, बिल्कुल सेम प्रश्न है दूसरे की तरीके से। यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 40 है। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से ना कटें, जैसे हमारी 1 3 5 7 डैश डैश डैश, ये अनंत तक की होती हैं। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 40 है। तो दो क्रमागत का मतलब है जैसे हमने ले लिया 1 और 3, तो ये दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 5 और 7 ये क्रमागत विषम संख्याएं, इन दोनों का जब योग किया जाता है तो 40 आ जाता है। तो उन संख्याओं को बताना है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्रमागत विषम संख्याएं कैसे मिलती हैं। यहाँ पर 1 है, 1 में जब हम 2 जोड़ेंगे तभी 3 मिलेगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तभी 5 मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें भी 2 संख्याएं यानी कि 2 जोड़ने पर ही क्रमागत विषम संख्या मिलती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना पहली विषम संख्या बराबर, पहली विषम संख्या बराबर, जो पहली विषम संख्या मानेंगे वो क्या मानेंगे x। अब यहाँ पर लिखेंगे माना कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी क्रमागत, और दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर। अभी हमने देखा जो दूसरी क्रमागत संख्या मिलेगी वो कैसे मिलेगी, जैसे यहाँ पे 1 था आगे 3 मिला, कैसे मिला 2 जोड़ने पे मिला। तो यही जो हमने x मानी है पहली विषम संख्या, उसी में हम 2 जोड़ेंगे तो ये अगली वाली हमको क्रमागत विषम संख्या मालूम हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है कि प्रश्न के हिसाब से जो समीकरण बनेगी वो बनाएंगे। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो ये हमारी पहली विषम संख्या है, ये दूसरी क्रमागत विषम संख्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे बराबर लिखेंगे 40। तो ये हमने लिखा x में हमने प्लस किया x प्लस 2 को, इनका योग कितना होगा 40। तो यहाँ से हम निकालेंगे x का मान और इन दोनों में रख लेंगे। x में x जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 40, 2x प्लस 2 बराबर 40। अब संख्या संख्या एक तरफ तो 2x इधर रहेगा, बराबर ये लिखा हमने 40, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 40 में से 2 गया 38,
तो x बराबर क्या हो जाएगा 38, ये 2 काय में है, गुणे में है तो ये भाग में चला आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे 1 बार जाएगा, फिर 1 बच जाएगा तो 18 हो जाएगा, 2 नाम कितना हो जाएगा 18। तो x का मान यहाँ से आएगा 19, x का मान कितना आया 19। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः माने की जगह पर हो गया अतः पहली विषम संख्या बराबर, अतः पहली विषम संख्या बराबर, पहली जो हमने मानी थी x मानी थी वो x का मान आया है 19, तो पहली विषम संख्या कितनी हुई 19। यहाँ पर लिखेंगे दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या हमने जो माना था वो माना था x + 2, तो x का मान रखेंगे 19 और प्लस क्या हो जाएगा 2, 19 और 2 क्या हो जाएगा 21, ये दूसरी क्रमागत विषम संख्या आ गई। अब चाहो तो उत्तर की जांच कर सकते हो, कहता है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 40 है, तो पहली क्या निकली 19 और दूसरी क्या निकली 21, जब इसको जोड़ेंगे 9 1 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 1 क्या हो जाएगा 4 यानी कि 40। तो 2 क्रमागत विषम संख्या ये हमारी 19 और 21 ही होंगी जिनका योगफल कितना होगा 40 होगा। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 11। अगला प्रश्न देखेंगे 12वां, एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यानी कि एक भिन्न संख्या दी गई, यानी कि नीचे वाला क्या होता है हर होता है और ऊपर वाला क्या होता है अंश होता है। तो इसमें जो है वो हर दिया गया है कि 7 है, हर कितना दिया गया है 7। यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न निकालनी है। तो हमको मालूम क्या नहीं है, अगर हमको अंश मालूम होता तो भिन्न हम निकाल सकते थे, तो यहाँ पर अंश हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ पर माना भिन्न का अंश बराबर, माना भिन्न का अंश बराबर, भिन्न का अंश हमने कितना मान लिया x मान लिया, भिन्न का अंश क्या मान लिया x। तो प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेगी वो बनाएंगे, प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेगी देखिएगा, एक भिन्न संख्या का हर 7 है, तो संख्या का हर जो है वो 7 दिया गया है और अंश क्या हमने माना है x, तो भिन्न तो हमको मालूम हो गया x/7। यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश हमने x माना है 7 पहले से दिया गया है तो x/7 लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए, ये हमने जोड़ा अंश में 3 और फिर नीचे होता है हर में हमने क्या जोड़ा 3 जोड़ा। जब जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, यानी कि आंसर क्या मिलता है हमें 4/5 मिलता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए कि भिन्न क्या है। अभी तो हमको x/7 ही मालूम है कि x/7 है, तो x का यहाँ से मान निकलेगा, जो मान होगा बस भिन्न हमको मिल जाएगी। अब यहाँ पर करेंगे हम वज्र गुणनखंड विधि, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरीके से करते हैं, पहले सीख चुके हो। तो ये हमने लिखा x + 3, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 5 से बराबर, ये लिखा 7 + 3 और इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 4 से, ये गुणा लगाया, ये करवाएंगे 4 से गुणा करवाए। अब 5 और x की गुणा, यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसकी गुणा अंदर वाले दोनों पदों से करवाएंगे, क्रमशः जितने भी पद होंगे। तो 5 और x की गुणा जो होगी वो होगी 5x और 5 तियाँ कितना हो जाएगा, दोनों पद प्लस के हैं तो ये भी प्लस का जो होगा वो क्या होगा 15 बराबर 4 की गुणा 7 से 7 चौक 28 और 3 चक्कू क्या हो जाएगा 12, दोनों पद प्लस के हैं तो बीच में क्या के निशान लगेगा, प्लस का ही लगेगा। तो इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x
प्लस 15 सजाती पद एक साइड में है, इनको हम जोड़ लेंगे तो 8 2 10 का 0, हासिल लगेगा 1, 2 1 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4। तो 5x प्लस 15 बराबर 40, संख्या एक तरफ, तो ये हो जाएगा 5x बराबर, ये 40 पहले से दिया है, ये प्लस का 15 इधर चलाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो 5x बराबर क्या होगा, 40 में से 15 जाएगा तो बचेगा 25, 0 से 5 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे तो यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2। तो x बराबर क्या होगा, 25 इधर पहले से था, बटे में हो जाएगा क्योंकि x गुणे में है 5 तो ये भाग में चला जाएगा, तो 5 एकम 5 पचम 25, तो x बराबर क्या होगा 5, x का मान आया 5, यानी कि x का मान आया 5, तो अतः भिन्न का अंश बराबर, यहाँ पर लिखेंगे, अतः नहीं लिखेंगे, भिन्न का अंश बराबर, भिन्न का अंश हमने कितना माना था, भिन्न का अंश जो माना था वो माना था x, और x का मान आ गया है 5, तो भिन्न का अंश क्या होगा हमारा 5 होगा। अतः क्योंकि वह भिन्न ज्ञात करनी है तो अतः वह भिन्न बराबर, अतः वह भिन्न बराबर, भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर, तो अंश हमारा वो भिन्न क्या बन जाएगी, अंश जो निकल के आया है वो 5 आया है, ये ऊपर लिखा जाएगा बटे, और हर तो हमको पहले से दिया था 7, तो अतः वह भिन्न जो आएगी वो निकल के आएगी 5/7। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर पूरा 12, यानी कि 12 वाला प्रश्न पूरा हो जाता है। इसी के साथ आपकी अभ्यास 6C भी समाप्त हो जाती है। तो अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।